जिंदगी का हर किरदार निभा पाना इतना आसान नहीं होता है साथियों, बहुत कुछ खोना पड़ता है और जिंदगी को बिखरना पड़ता है सफल होने के लिए। किसी ने हमसे पूछा कैसे हैं आप, हमने मुस्कुरा के जवाब दिया कि जिंदगी में गम है, गम में दर्द है और दर्द में मजा है, मजे में है हम। जी हाँ साथियों, इन तमाम चीज़ों के साथ हम अपनी ज़िंदगी का निर्वहन कर रहे हैं, हम और आप सब। फिलहाल कुछ नया लाए हैं साथियों, आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट में कुछ अलग करने वाले हैं। जी हाँ, आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, आपने शांति सागर क्लासेज के यूट्यूब प्लेलिस्ट को खोलिएगा। आप हिंदी स्पेशल की शुरुआत कर रहा हूँ, हिंदी स्पेशल। जी हाँ, फिलहाल कुछ अलग होगा अब, जो पहले कभी हुआ नहीं था, कुछ अलग होगा अब। हिंदी स्पेशल लेकर के मुखातिब है एपिसोड 1, हिंदी स्पेशल का एपिसोड 1, जहां हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आपका सामान ना बच जाए तो कहिएगा, अगर आपको मुस्कुराने पर ना ले आए तो कहिएगा। जी हाँ साथियों, तो एपिसोड 1 आपके लिए हाजिर है, आपका स्वागत कर रहा है एपिसोड 1। जी हाँ, हिंदी स्पेशल एपिसोड 1 में हम शुरुआत करेंगे भाषा के बारे में, इसलिए मैंने पहले भी लिखा है कि भाषा। एपिसोड 1 हिंदी स्पेशल की विशेष तैयारी हेतु आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नए आयाम, एक नई दिशा तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल आज की शुरुआत कुछ वक्तव्यों से, आज की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण लाइनों से। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हमारे स्टूडेंट साथी कमेंट में लिख करके पूछा करते हैं सर कहाँ ये काम आएगा। अरे हर जगह काम आएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा फेंक रहा हूँ, हर जगह काम आएगा। आप यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ले जाइए रामबाण है। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ले जाइए रामबाण है। आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, ले जाइए रामबाण है। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अलग होगा। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये काम आने वाला है। यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी काम आएगा। आप किसी भी स्तर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका कंटेंट आपको कभी कमजोर नहीं लगेगा। तो फिलहाल आइए इसी उद्देश्य के साथ स्पेशल की शुरुआत करते हैं, भाषा स्पेशल की। जी हाँ साथियों, सबसे पहला दृष्टिकोण साझा होने वाला आपके स्क्रीन पर कि भाषा किसे कहते हैं। जी हाँ साथियों, यहां से कई प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जामिनर हमसे पूछते आए हैं। बिल्कुल, भाषा, अगर हम मानवीय जीवन जी रहे हैं, हमारी हर बातों को गौर फरमाइएगा साथियों, हर बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम मानवीय जीवन जी रहे हैं, मानवीय क्रियाकलापों से आपसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक माध्यम है, कहीं ना कहीं हम आपके साथ इस तरीके से जुड़ करके आए हैं कि हमारे वक्तव्य, हमारी वाणी आप तक गुदगुदा रही होगी। कहीं ना कहीं हम आपको बिल्कुल अपनी भाषाओं से, अपनी बोली से अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे होंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको बिल्कुल पता है। हमने ये पूरा ताना बाना बुना हुआ है, हम इस पूरी सृष्टि की संरचना को अपने अनुसार चलाने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हम केवल अपनी ही बोली नहीं दोस्तों, हमने कुत्तों को भी, हमने अन्य तमाम प्रकार के जानवरों को भी अपनी तरीके से बोली देने का प्रयास किया है और उनका नामकरण किया है। फिलहाल आप सोचो, यानी ये मानव, ये समाज, यानी जहां हम हैं, हम अपने अनुसार इस प्रकृति की पूरी रूपरेखा का निराकरण करना चाहते हैं और इसी के अनुसार चलाने का हमारा सफल प्रयास होता है। फिलहाल हम कितना सफल हैं आपको सब कुछ पता है। एक बात समझिएगा, मैं आपको लहजे में बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैंने इसका नाम दिया हिंदी स्पेशल की सीरीज चलेगी अब। भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, गौर फरमाइएगा। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा विचारों का आदान प्रदान है, हमारे विचार आप तक पहुंच रहे हैं साथियों, इसका सीधा सीधा माध्यम है हमारी भाषा। फिलहाल हम हर पहलू पर चर्चा बनाए रखेंगे। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है साथियों, हमारे विचार आप तक पहुंचे इसका साधन है हमारी भाषा। भाषा की प्रकृति अगर बात की जाए तो वाकई में यह एक अर्जित संपत्ति है। देखो क्या बातें हो रही हैं, क्या ये प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं? आपको लगेगा कि जी सर कई बार आए हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ये कई बार एग्जामिनर ने हमसे पूछ रखा है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जो हम स्वयं अर्जन करते हैं, जिसका पहली पाठशाला हमारा परिवार होता है और जिसका पहला शिक्षक या शिक्षिका, जिसे आप कहते हैं, हमारी माँ होती है। भाषा की शुरुआत हम वहीं से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, फिर उसी भाषा के माध्यम से, उसी बोली के माध्यम से इस समाज के ताने बाने में हम अपने आप को ढाल देते हैं, हम उनसे जुड़ पाते हैं, एक दूसरे से अटैच कर पाते हैं। फिलहाल अर्जित है कोई बात नहीं,
इसी कड़ी में देखना, भाषा वातावरणीय है, भाषा वातावरणीय है, वंशानुगत नहीं है। इस बात को ध्यान देना, वंशानुगत नहीं है, ये प्रश्न आ सकता है। वंशानुगत नहीं है, इस बात को ध्यान देना। वातावरणीय है, यानी इसका जो विकास होता है ये वातावरण के अनुसार चलता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, अगर आप किसी राज्य क्षेत्र में किसी अन्य जगह पर जाकर के कुछ समय के लिए आप अपना वहाँ अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, एक बेहतर संचालन करने के लिए वहाँ आप पहुँचते हैं, तो कुछ समय बाद आपकी उसी बोली में जो आप लेकर के गए थे थोड़ा बहुत परिवर्तन आ चुका होता है। इसका मतलब वातावरण का हम पर प्रभाव पड़ता है। काफ़ी समय तक अगर हम अपने जीवन का निर्वहन वहाँ कर रहे हैं तो पक्की बात है साथियों, बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत सारा खेल परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर कट रास्ते चल रहे हैं। ये तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है स्पेशल, क्योंकि यहाँ हर प्रश्न आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। और हर लाइनें जितना मैं उच्चारित करूंगा सब आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ये हूबहू इसी तरीके से आ चुके हैं साथियों। इसलिए हमारी कोशिश है अब आपका एक बेहतर तैयारी करा सकें, हम एक बेहतर ढंग से आपको मेच्योर कर पाएं, जिससे आप एग्जाम में जाते समय बिल्कुल लड़खड़ाए ना आपके कदम, इस कदर जाएं कि लगे कुछ करने आए हैं आप। देखिएगा, तो वातावरणीय है, वंशानुगत नहीं है साथियों, कठिनता से सरलता की तरफ जाती है। लीजिए, ये आपके सीटेट में पूछा गया, कठिनता से सरलता की तरफ जाती है, और विकल्प था सरलता से कठिनता की तरफ जाती है। देखना जरा, ये निचोड़ मैं दे रहा हूं अलग से, स्पेशल इसलिए तो अलग है। ये कठिनता से सरलता की तरफ भाषा का आवागमन होता है। आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम पहले कठिन सीखते हैं फिर सरल। जी हाँ, आप सोचो जरा, आपके काल्पनिक अवधारणा को मैं थोड़ा सा आपकी चेतना को जगाने का प्रयास करूं। आपने सबसे पहले अल्फाबेट यानी अक्षरों को सीखने का प्रयास किया, इसके बाद आपने शब्द बनाए, फिर आपने वाक्य बनाए, फिर आपने गद्य या पद्य की संरचना बनाई, इसके बाद आप हमारे समाज में भाषा के तौर पर मुखातिब हुए साथियों। इसका मतलब हुआ भाषा वाकई में कठिन से सरल हो गई अब, क्योंकि हम सब कुछ सीख के आए हैं फिर अपनी भाषा को पाए हैं। मजाक बात नहीं है। इसका मतलब हुआ भाषा कठिनता से सरलता की तरफ अग्रसित होती है, और हम लोग कई बार इस पशुपेश में होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा तो ना, और हम इस वजह से हम इसे गलत करके भी कई बार आए भी हैं। देखिएगा, भाषा एक निकाय है साथियों, भाषा एक निकाय है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, क्रमबद्ध व्यवस्था है। ये सारी बातें याद रखिएगा। भाषा एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है साथियों। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा एक सामाजिक युक्ति है, कह सकते हैं, वस्तु नहीं कहेंगे, भाषा एक सामाजिक युक्ति है साथियों। ये तमाम चीजें जो हमने आपके सामने उल्लिखित की हैं, ये लाइन टू लाइन कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए मैंने इसको स्पेशल नाम दिया। बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैं अब उन बातों पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। कंटेंट लंबे नहीं होंगे, कंटेंट छोटे होंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे साथियों। फिलहाल देखिएगा, इन तमाम चीजों के साथ हम शुरुआत कर चुके हैं। भाषा क्या है, और भाषा हमारे अभिव्यक्ति का माध्यम है, हम आपके पास अपनी चीजों को पहुंचा पाए, इसका एक ही साधन है भाषा। हम अपने दिल की बात आपसे कह जाएं, इसका युक्ति होगा, इसका माध्यम होगा भाषा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, जहां इसी कड़ी में हम देख पाएंगे तमाम ऐसी चीजें हैं। अब आप सोचेंगे हम जिस देश के निवासी हैं, जिस जगह के रहने वाले हैं, उस जगह पर कौन सी भाषा किस तरीके से बोली जा रही है और कितनी भाषाएं हैं हमारे देश में, ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछते आए होंगे। और कई बार आपने उस प्रश्न को गलत भी किया होगा, ऐसा नहीं कि हर बार आपने सही किया होगा। इसी भाषा का विकास अगर पूछा जाए, भाषा के विकास का क्रम कई बार पूछा जाता है, भाषा विकास क्रम। जी हाँ साथियों, ये कई बार आपसे पूछा गया और शायद आपने इसका जवाब भी बेहतर दिया है। संस्कृत हमारी आदि भाषा है, कई बार ये प्रश्न आया, हमारी आदि भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत, जो कि आर्यों की मुख्य भाषा थी। इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने पलटिएगा तो आपको वहां की कहानियां मिलती हैं।
जब आर्य आए उन्होंने अपनी भाषा संस्कृत को हम पर देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये भाषा आपकी है, ये बोली आपकी है, आप इसी के अनुसार चलेंगे और जो इसको बोलेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा। फिलहाल हमारी आदि भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद देखना पाली आई, प्राकृत हुई। आपको पता है पाली महात्मा बुद्ध से संबंधित थी और प्रकृति, जो प्रकृति है ये महावीर स्वामी से संबंधित थी। यानी अलग अलग दृष्टिकोण में भाषाओं का खंडन होता गया है, भाषाओं का विभाजन हुआ है, समय समय पर हमारी भाषाएं बदली हैं साथियों। तो विकास का क्रम है संस्कृत, पाली, प्रकृति और इसके बाद अपभ्रंश जो बिखर गई पूरी तरीके से। अपभ्रंश यानी कई जगह रही, इसे कह सकते हैं अपभ्रंश, इनसे टूटा और अब इसी अपभ्रंश से विकास हो गया हमारी महत्वपूर्ण भाषा का, जिसका आज हम पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी। तो ये क्रम कई बार पूछा गया साथियों, भाषा विकास का क्रम आपसे कई बार पूछ लिया गया है, नो डाउट मैं उस पर चर्चा कर चुका हूं। आगे की बात लेता हूं। आप ये सोचेंगे सर आपके यूट्यूब प्लेलिस्ट में क्या ये पहले से है? जी हाँ, पहले से भी है, पहले से भी है। अब आपको हम गुदगुदा रहे हैं, हम आपको थोड़ा सा जगा रहे हैं साथियों, इसलिए हमने आपसे कहा है कि हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तमाम ऐसी चीज़ों को एक साथ लाएंगे, कुछ नया होगा, कुछ पुरानी बातें होंगी, सबको मिला करके एक गाथा होगी, ये मान के चलें। सबको मिला के अलग दृष्टिकोण हमारा होगा, तो आपका रिवीजन होगा। साथ ही साथ इन तमाम बातों को जो नया करके दे रहा हूं ये भी आपके लिए आकर्षक होंगे। देखिएगा जरा, इसी कड़ी में मैं अगर बात करूं तो जहां हम बात कर रहे हैं कि इनका विकास कुछ इस तरीके से हुआ है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखना हमारा दृष्टिकोण होता है साथियों कि हम अगर आए तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेकर के आए। वो दिन था 14 सितंबर 1949 का साथियों, जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हुआ। 14 सितंबर 1949 का दिन हमारे लिए बहुत ही खास है। हम आज़ाद हो चुके हैं, आज़ादी पा चुके हैं, बस चंद दिनों में हम अपने स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। 15 अगस्त 1947 हम बहुत ही जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं, मनाने वाले हैं साथियों। फिलहाल हम आपसे कहना चाहते हैं कि 14 सितंबर 1949 को एक जमाना था, एक दौर था। उस समय हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कान खोल के सुनिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं बोला है हमने, राजभाषा का दर्जा दिया गया। आज भी राष्ट्रभाषा के ऊपर विवाद है, आज भी कोई हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। फिलहाल हम हिंदी को बहुतायत मात्रा में बोलते हैं, अतएव स्वतः ही कुछ हिंदी साहित्यकारों ने स्वतः ही इसे राष्ट्रभाषा कह दिया है। फिलहाल हमारे संविधान में जो हमारी सबसे बड़ी किताब है, जो हमारी सबसे बड़ी रूपरेखा है हमारी जिंदगी की, उसमें कहीं इस चीज का अभी तक जिक्र नहीं किया गया है। ध्यान देना साथियों। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा बन चुकी है, राजभाषा के रूप में हमारे सामने आ चुकी है और तब से लेकर के आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, नो डाउट। तब से लेकर के आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं साथियों, मनाते रहेंगे। हिंदी हमारी भाषा है और मुख्य भाषा है। ये मान के चले हिंदी के बगैर अब हमारे जीवन का निर्वहन संभव नहीं है। फिलहाल हम कुछ पेचीदों में कुछ उलझ चुके हैं, कुछ लाइनों में कुछ उलझ चुके हैं पश्चिमी सभ्यताओं में। असर होता है, जो 200 वर्षों तक हम पर शासन करेगा कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाएगा। अंग्रेज आए, 200 वर्षों तक हमको लूटा, हम पर शासन किया, तो अपनी तमाम प्रकार की सभ्यताओं को, तमाम प्रकार की चीज़ों को हमको दे के चले गए। हम लेना नहीं चाहते थे लेकिन थोप दिया उन्होंने। और आज हमारी तमाम प्रकार की कल्चर देखो, हमारी तमाम संस्कृतियां किस तरीके से पलायन कर रही हैं और हम हिंदी को छोड़ करके इंग्लिश की तरफ ज़्यादा मुखातिब हो रहे हैं। लाइन टू लाइन आप सोचिए जरा, मैं किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट करूं, इंग्लिश में लिखता हूं तो मेरे स्टूडेंट साथी कहते हैं उन्हें ज़्यादा नंबर मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम यहाँ लाइन टू लाइन इंग्लिश में ही उच्चारण करें तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा उसे लाइक सब्सक्राइब करवाना चाहेंगे और शेयर करेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम हिंदी से भाग रहे हैं, अपनी भाषा को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जहाँ बड़ा प्यार बसता है, बड़ा प्यार बसता है। फिलहाल चलते रहिए, कोई बात नहीं। 14 सितंबर 1949 हिंदी राजभाषा बन चुकी है और हिंदी दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करना चालू कर चुके हैं। देखिएगा, इसी कड़ी में मैं आपसे बात करूं कि सबसे भाषा का सबसे छोटा अगर दायरा पूछा जाए तो वो होता है बोली। भाषा की इकाई की बात की जाए तो वो तो वर्ण है, कोई बात नहीं, भाषा की इकाई वर्ण है, क्योंकि वर्णों से ही शुरुआत होती है हमारी भाषा की, ध्वनियों से ही शुरुआत होती है हमारे उच्चारण स्थल की, कोई बात नहीं।
भाषा भाष धातु से उत्पन्न हुई है, कोई बात नहीं। इन तमाम बातों को तो हम पहले से ही एक बंडल के रूप में कब से सुनते आ रहे हैं और काफी दिनों से हम इन चीजों को याद कर चुके हैं। भाषा भाष धातु से आई है, कोई बात नहीं। भाषा की इकाई ध्वनि या वर्ण है, ये सब बातें हो चुकी हैं। वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव हम करना जानते हैं। ध्वनि और वर्ण दोनों बताया जाएगा, तो काल्पनिक व्यवस्था ये हमारी मन में होनी चाहिए कि दोनों साथ आएंगे तो क्रम से ध्वनि पहले टिक किया जाएगा। बातों को समझ रहे हैं हमारे। अब देखना, लेकिन भाषा का सबसे छोटा दायरा अगर बात किया जाए तो बोली होता है साथियों। भाषा का क्षेत्रीय रूप किसे कहते हैं? बोली कहते हैं। हमारे क्षेत्र अलग अलग हैं, हम कहीं के निवासी, आप कहीं के हैं। जाहिर सी बात है हमारे और आपके बोली में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारे शायद जो दिलीय विचार है, जो हमारी मानवीय क्षमता है, जो हमारी सोच है, वहाँ शायद किसी भी प्रकार का विकार ना हो और भगवान करे ऐसा ना हो। हम एक मानवीय जीवन प्यार से जिएं और यही कोशिश रहे कि हम अपनी हिंदी भाषा को सहेजें। देखना जरा साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी बोली है किसी क्षेत्र की, तो हर क्षेत्र की अलग अलग बोली हो जाती है। संविधान कहता है कि कई क्षेत्रों की बोली को, जो बहुतायत मात्रा में बोली जा रही, ज्यादातर क्षेत्रों में बोली जा रही है, उन्हें सामायिक रूप से क्यों ना उपभाषा कह दिया जाए। तो ध्यान देना, बोली से विकास होगा उपभाषा का, बोली से विकास होगा उपभाषा का, और उपभाषा से विकास होगा भाषा का। समझ रहे हैं? मैंने इकाई की बात नहीं की है, मैंने बात की है जब आप समझदार हो गए, यानी जब आपके पास एक बोली आ गई, तब आपने अपने अभिव्यक्ति को प्रसारित करने का काम किया, अपने विचारों का आदान प्रदान किया साथियों, तो वो शुरुआत कर गई है बोली। ये क्या है? भाषा का क्षेत्रीय रूप है, और इससे उपभाषाओं का निर्माण हुआ और इससे भाषाओं का निर्माण हुआ। हम संविधान से जुड़े हैं इसलिए बात कर रहे हैं उस पर। देखिएगा, हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? याद रखिएगा साथियों, 22 भाषाओं का। कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं? तो कहिएगा 5। कितनी बोलियां मानी गई हैं? तो साथियों कहिएगा 18। लीजिए, हमने कहा ना पेशकश अद्भुत होगी। हमने कहा था नजराना लेकर आए हैं, बहुत कुछ दे जाएंगे। देखिएगा, तो बोली 18 है, क्षेत्रीय जो कि क्षेत्रीय रूप का निर्वहन करती है। उपभाषाओं की संख्या 5 मानी गई, और भाषाओं की संख्या, यानी हमारी भाषाओं को 22 इंगित किया गया। कहां पर? हमारे संविधान में। हम अपने संविधान की बातों को तवज्जो देंगे। देखिएगा, आगे समझिएगा। इसी संविधान में अगर हम ये बात करें तो अनुच्छेद 343 से लगाकर 341 तक, ये अनुच्छेद की बात कर रहे हैं साथियों। अनुच्छेद 343 से लगाकर 351 तक हमारी भाषाओं का जिक्र किया गया है, हमारी हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। 343 से लगाकर के 351 तक हमारी भाषाओं, हमारी बोलियों का जिक्र किया गया है साथियों, कि कौन सी राजभाषा है, कौन सी आधिकारिक भाषा है, कौन सी राष्ट्रभाषा है, कौन सी मानक भाषा है। इन तमाम पहलुओं से पर्दा हटाएंगे और आपको बहुत बड़ा आईना हम दे जाएंगे। ध्यान देना, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, कुछ भी उल्टा नहीं होगा, ये बात मान के चलें। तो 343 से लगाकर 351 तक अनुच्छेद ये चीख चीख के कहता है कि जितनी बोलियों का आप प्रयोग करते हैं, जितनी भाषाओं का आप प्रयोग करते हैं, जितनी उपभाषाओं का आप प्रयोग करते हैं, सब हम पर अंकित है। ये कहता है अनुच्छेद 343 से लगा के 351। आपका थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर पाए होंगे कि बोली क्षेत्रीय रूप है, थोड़ा सा विकास होगा तो उसे उपभाषा का नाम दिया जाएगा, और विकास हो जाएगा तो हम उसे भाषा का नाम दे देंगे। इसी कड़ी में हमारे संविधान में 22 भाषाओं को अंगीकार किया गया है, 5 उपभाषाओं को अंगीकार किया गया तथा 18 बोलियों को अंगीकार किया गया है। ये क्रम ठीक ठाक रहा। अनुच्छेद 343 से लगाकर ये मामला है, देखना। और अगर बात की जाए और कहाँ इसका जिक्र, तो और किसी तरीके से भाग 17 बात याद रखिएगा और अनुसूची संख्या 8 याद रखिएगा साथियों। जब इस तरीके का प्रश्न आए कि हमारी भाषाओं का, उपभाषाओं का, बोलियों का किस अनुसूची में जिक्र किया गया है, अनुसूची 8 में, भाग कौन सा है 17 में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है साथियों? 343 से लगाकर 351 तक, यहाँ तक की हम बात करेंगे। कौन सी आधिकारिक भाषा होती है? जिसका आधिकारिक भाषा का मतलब जिससे हमारे सरकारी कामकाज का संपादन किया जाता है, जैसे आपकी हिंदी और अंग्रेजी, ये 2 महत्वपूर्ण आधिकारिक भाषा हैं। इन्हीं भाषाओं के तहत हमारे तमाम कार्य दायित्व का संपादन किया जा रहा है साथियों। फिलहाल इस जगह जहां हम पहुंच चुके हैं, आपको कुछ और भी बातें हम बताते चलें। देखना जरा, बोलियों की संख्या 18, फिलहाल इतना लिखना और इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं उपभाषाओं की संख्या आपको याद कराने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले
मैं बात करूंगा पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी। और अगर पश्चिमी हिंदी की बात की जाएगी तो इसमें कौन कौन जगह बनाएगा, इस बात को ध्यान देना। पश्चिमी हिंदी में आएगी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा साथियों खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी, इसी हरियाणवी को साथियों बंगारू या बांगरू कहते हैं। ध्यान देना, इसी हरियाणी को बंगारू या बांगरू कहते हैं। कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं, यहाँ से 10 से लेने का प्रयास कीजिएगा। रोमांचकता से भरी होगी आपकी हिंदी की क्लास, ये मैं दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। बहुत ही अलग देने के विचार से अब हम इसकी शुरुआत किए हुए हैं। ऐसा नहीं, इसमें कोई भी मामूली बात नहीं होगी, एकदम एक से एक स्टार बातों पर हमारा दृष्टिकोण होगा। इसलिए आपका दायित्व तो बनता है कि आप हमारे साथ इस कदर जुड़े रहें कि जब तक आप जुड़े हैं तब तक आप पूरी तरीके से एकाग्रचित हैं। साथियों देखना, तो हरियाणवी जो हुई, जिसे हम बंगारू कह रहे हैं, इसी कड़ी में देखना हम यहीं पर बुंदेली भी पाते हैं साथियों। सॉरी, हाँ साथियों क्लियर है, बुंदेली भी यहीं पाते हैं। बुंदेली हो गई और यहीं पर हमें कन्नौजी भी मिलेगी, बुंदेली और कन्नौजी। तो ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, वो वाकई में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उपभाषाओं का मैं क्रम लिख रहा हूं, उपभाषाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी और इसके अंतर्गत आने वाली ये तमाम क्या है, बोलियां हैं साथियों। ये तमाम क्या है, बोलियां हैं। इससे एक उपभाषा का निर्माण हुआ है जिसे हम पश्चिमी हिंदी कहते हैं। अब हमारी बातों को समझ पाए, इन तमाम बोलियों ने मिलकर के एक उपभाषा बनाई है जिसे आप पश्चिमी हिंदी कहते हैं, और जिसका विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। याद रखेंगे यह भी बात, सौरसेनी अपभ्रंश से जिसका विकास हुआ है साथियों। ये दृष्टिकोण साझा किया हमने। पश्चिमी हिंदी के बाद ठीक ठाक मामला अगर रहे तो आप याद करें पूर्वी हिंदी का, और जिसका विकास होगा अर्धमागधी से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। इन सारी बातों को आप याद रखने का प्रयास करें साथियों। पूर्वी हिंदी का विकास किससे होगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से, जहां अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी जैसी महत्वपूर्ण बोलियों का सामंजस्य होगा, उनका अंकन किया जाएगा। देखिएगा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो हमने आपके सामने अभी बोला, अभी उच्चारण भी किया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है साथियों कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का नाम बताएं। आप बताइएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश का जीता जागता उदाहरण है, तो आप कहिएगा अर्धमागधी अपभ्रंश का एक उदाहरण है। अगर आपसे कहें कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का उदाहरण, तो आप कहिएगा सर सौरसेनी अपभ्रंश का उदाहरण है। यहां तक की बातें आप क्लियर कर पाए हैं, तो मैं चाहूंगा साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखें। ये मान के कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों, जहां हम वाकई में पश्चिमी और पूर्वी हिंदी के बारे में जान चुके हैं, जहां हमने देखा कि एक सौरसेनी अपभ्रंश से निकल रही और एक अर्धमागधी अपभ्रंश जिसका विकास हुआ है। फिलहाल इसी कड़ी में हम बात करेंगे अब राजस्थानी की, राजस्थानी हिंदी साथियों। राजस्थानी हिंदी में ये तीसरा पार्ट है, आप कह सकते हैं उपभाषाओं में ये तीसरा क्रम है। राजस्थानी हिंदी में जिसका विकास होगा सौरसेनी से साथियों, सौरसेनी से। और जहां आप देखेंगे मारवाड़ी, मारवाड़ी, जहां आप देखेंगे मेवाती, जहां आप देखेंगे जयपुरी, जहां आप देखेंगे राजस्थानी, इन तमाम बोलियों का जिक्र किसके अंतर्गत किया जाएगा, इसी राजस्थानी के अंतर्गत। ये राजस्थानी हिंदी क्या है, ये हिंदी की एक उपभाषा है। क्या है, उपभाषा साथियों। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि उपभाषाओं की संख्या कितनी मानी गई है, फिलहाल 5। और इसी क्रम में मैंने सौरसेनी की बात की, जिसके अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और स्वयं राजस्थानी आती है। क्लियर है ना, इन्हें याद रखिएगा। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ, इन बातों को भी याद रखने का प्रयास कीजिएगा साथियों। अगर हम बात करें बिहारी की, इसके बाद नंबर 4 की बोली है बिहारी। बिहारी एक उपभाषा का दर्जा प्रदान की जा रही है। बिहारी को देखिएगा, उपभाषा हमारा संविधान कह रहा है, बिहारी एक उपभाषा है और ये इसका विकास किससे हुआ है, मागधी, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। जी हाँ साथियों, इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। जहां आप देख पाएंगे मैथिली, मैथिली साथियों कहाँ की बोली है, तो आप कहिएगा बिहारी है। मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली, मगही,
भोजपुरी ये कहाँ की बोलियां हैं? बिहार की, बिहारी हैं। और बिहारी को भी एक उपभाषा का दर्जा दिया गया क्योंकि वो भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है साथियों, इसलिए इसको भी एक अलग से दर्जा दिया गया। और नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 की बात करें तो जहां आपकी आएगी पहाड़ी, पहाड़ी बोली, जिसका विकास सौर सेनी से ही होगा। सौर सेनी, लेकिन एक विशेष प्रकार की सौर सेनी है जो थोड़ी घिसी पिटी थी, जिसका नाम था खस। पहाड़ी बोली का विकास खस सौर सेनी से हुआ है। सौर सेनी का भी एक प्रकार था खस, उससे हुआ है इस पहाड़ी बोली का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत हम देख पाते हैं गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुमाऊनी, ये कहाँ की बोलियां हैं साथियों? ये यहीं की हैं, पहाड़ी बोलियां हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी पहाड़ी बोलियां हैं। तो ये 5 उपभाषाएं आपके स्क्रीन पर मैंने साझा करने का प्रयास किया। कुछ हिंदी साहित्यकार 6वीं उपभाषा को भी स्वीकारते हैं, लेकिन हमारा संविधान नहीं। देखिए 6वीं उपभाषा है लेकिन ये संवैधानिक नहीं है, ध्यान देना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको अलग से बता रहा हूँ। 6वीं उपभाषा है लेकिन संवैधानिक नहीं है, स्पेशल है, मैंने कभी नहीं बोला है। इसलिए मैंने कहा स्पेशल क्लासों में, स्पेशल एपिसोड में स्पेशल बातों को जरूर साझा करूंगा मैं। देखिएगा, तो 6वीं उपभाषा के रूप में आ जाएगी दक्षिणी, दक्षिणी उपभाषा, दक्षिणी उपभाषा। फिलहाल इसे कुछ हिंदी साहित्यकारों ने इस बात को माना है, लेकिन हमारा संविधान इसे दर्जा नहीं देता है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण बोलियां आपको याद रखना है, एक बीजापुर है, एक गोलकुंडा है। गोलकुंडा, बीजापुर और गोलकुंडा, ये जो बोलियां हैं ये वाकई में दक्षिणी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं साथियों। फिलहाल हम आपको यहीं अब छोड़े जाएंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अब आप और भी बेहतर ढंग से जुड़ जाएं। हम आपके हिंदी व्याकरण को पूरी तरीके से आपके मस्तिष्क में डाल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ करके रोज छोटे छोटे कंटेंटों का केवल पढ़े ना, बल्कि उसका मजा लें, आनंददायक तरीके से उसे लेने का प्रयास करें, अपने मस्तिष्क को दें, जिससे फिर वो कभी मिस आउट ना हो। ये मान के चलें, कभी मिस ना हो, कभी बाहर ना जाए। चलिए, इसी अभिलाषा के साथ आपको अब छोड़े जाते हैं, आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।